आपने मुझे सुनील जी को कि बिना डर के बिना भय के इन्होंने कार्यक्रम को अंजाम दिया। वह कार्यक्रम आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। साथियों, इसके पूर्ण सहयोगी और जितने भी हमारे यहाँ सभी साथी आए हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से एक कविता सुनी होगी। एक बच्चा इस कविता को सुना रहा था, वहां से मैंने उठाई है। मेरा अपना कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा अपना अंदाज है। गिनती नहीं आती मेरी माँ को, गिनती नहीं आती मेरी माँ को, मैं एक रोटी मांगता हूं दो लेकर आती है। आजकल के माँ और पिता का जो समाज में अनादर हो रहा है, हमें उसको रोकना है। हर पल का दीदार किया था, जन्नत के हर पल का दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठा के प्यार किया था। माँ को कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, क्या पता कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है। जो माँ को देखकर मुस्कुराते हैं वो एक जो माँ के समान है। दवा असर नहीं करती तो नजर उतार, और मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं। दवा असर नहीं करती तो नजर, कई सारे रास्ते हैं। माँ है साहब, पर जन्म लेने कहाँ हार मानती है। सिर्फ और सिर्फ परिवार में माँ है। परिवार में बंटवारे के हैं, माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो। परिवार में बंटवारे के हैं से जन्नत के समान। जब माँ ने बेटों से पूछा, बेटो माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो। आजकल की जो क्या पता नसीब में तीरथ, उसको कहने का प्रयास किया गया है। जो माँ को देखकर मुस्कुराती वो एक तीरथ की माँ और पिता के जिनको आशीर्वाद दवा असर नहीं करती तो नजर उतारती है। दौलतमंद व्यक्ति होता है जिनके सर पे माँ और पिता का आशीर्वाद है। असर नहीं और जिनको नजर पे माँ और पिता अभी आशीर्वाद माँ है साहब है, वो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। परिवार में बंटवारे के हैं कई किस्से। परिवार में बंटवारे के हैं कई किस्से। जब माँ ने बेटों से पूछा, बेटो बताओ मैं हूं किसके हिस्से। आजकल की जो व्यथा है उसको कहने का प्रयास किया गया है। हम सभी, क्योंकि माँ और पिता के जिनको आशीर्वाद मिलता है वो दुनिया का सबसे दौलतमंद व्यक्ति होता है। जिनके सर पे माँ और पिता का आशीर्वाद है, और जिनके सर पे माँ और पिता अभी आशीर्वाद देने के लिए बैठे, वो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। हर पल का दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठा के प्यार किया था। सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है। ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? और मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो। माँ को देख के मुस्कुराना एक जन्नत के समान है, एक तीरथ के समान है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो। क्या पता नसीब में तीरथ लिखा ना हो। जो माँ को देखकर मुस्कुराते हैं वो एक तीरथ के समान है। दवा असर नहीं करती तो नजर उतारती है। दवा असर नहीं करती तो नजर उतारती है। माँ है साहब, माँ कहाँ हार मानती है।
परिवार में रहता हूँ। आप जैसे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वहाँ भी मैं अपना ये कहता रहता हूँ, मैं सच्चे मन से कर रहा हूँ, बचपन से और करता रहूँगा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा, आप सब बुद्धिजीवी हो समझाओगे। हमें सर्वप्रथम मेरा ये है, हमें महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए। यही हमारे इनसे हमारे रिश्ते, यही हमारी माता है, अभी बहन है, बुआ है, फूफी है। और जब भी कभी किसी भी युग में द्वापर युग, त्रेता युग काल में जब नारी शक्ति का अपमान हुआ तो युग परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हुए। और दूसरा मेरा मैसेज ये है, संदेश, हमें पानी का बचाव करना चाहिए। जल है तो कल है। इस विषय में मैं बहुत आर्टिकल लिखता रहता हूँ। हम जैसे कि कोई व्यर्थ पानी भरा, उसको हम कह देते हैं टूटी बंद कर दो भाई, ये कर दो। अब मैं देखता हूँ बहुत से गाँवों में जोड़ तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं, नई नई बीमारियां फैल रही हैं, सड़कें टूटी जा रही है, जब से ये सब मुसीबत लगे हुए हैं। हमें पानी का बचाव करना चाहिए। और मेरा तीसरा मैसेज संदेश ये है, हमें नशों से बहुत दूर रहना चाहिए। नशों से मैं अपनी यहाँ पर अपनी प्रशंसा तारीफ नहीं करूँगा, परहेज अपनी, जैसा बाप जी ने बोला था, थोड़ा सा व्यक्त किया था उन्हें। मैंने अपने जीवन में, लाइफ में कभी भी आज तक चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, धतूरा, पान, पराग कभी नहीं मैंने लिया, और ना ही मैं कभी लूंगा। क्योंकि नशा करने से हमारा समाज में जो मान सम्मान होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, आर्थिक रूप से भी हम कमजोर हो जाते हैं। और जिनको हम कहते हैं ना, हमारे अंदर एक आत्मा, इंसान के अंदर आत्मा बोलती है, एक रूह शोल, नशा करने वो भी गंदी हो जाती है। पता नहीं प्रभु हमारे को कहाँ कैसा स्थान देगा। इसलिए हमें नशों से बहुत दूर रहना चाहिए। और मेरा चौथा मैसेज ये है, हमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हमारी माताएं हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, हमें एक वृक्ष तो अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए। आप सभी को पता है, हम जिस शहर में बैठे हैं दिल्ली में, यह वर्ल्ड में, विश्व में, संसार में सबसे प्रदूषित शहर है ये। और हमारा देश अब ये सबसे प्रदूषित देशों में इनकी गिनती आती है। इस समय हमारे देश में 200 करोड़ वृक्षों की अति आवश्यकता है। हम एक भी लगाएंगे ना अपने एक वृक्ष, तो बहुत वृक्ष लग जाएंगे। इसलिए हमें एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। और मैं आज तक अपने जीवन में मैं 10,000 से ज्यादा वृक्ष लगा चुका हूं। और मैं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित हूं इस विषय में। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो मैं खुद कर रहा हूं। मैं वैसे भी कहते हैं ना, दूसरों को नसीहत, खुद नसीहत, वो नहीं मैं कर रहा हूं। और मेरा पांचवा मैसेज ये है, हमें कन्या भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं जब हमारे नवरात्र आते हैं ना, मैं देखता रहता हूं महिलाओं की बहुत सी टोलियां कन्याओं को ढूंढती फिरती रहती है। वे कब आवे, कब हमारे यहाँ आए, भोजन करके जाओ, हम बड़े बड़े खोले, उनको ढूंढती फिरती रहती है। इसलिए हमें ना कन्या भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए। इस तरह जो कन्या भ्रूण हत्या रही, हम आने वाले समय में किसको हम अपनी बहन कहेंगे, किसको बेटी कहेंगे। और इसके प्रति भी हमें एक दूसरे को सजग रहना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। और ये मेरे विचार से मेरे व्यक्तिगत प्रश्न है। और बाबू जी कह रहे हैं, वो मैं वो डायलॉग में आप लोगों को ताजा कर देता हूँ। वो यादें जिनको मैं अक्सर जानता था, बड़ा फेमस होता था डायलॉग मेरा। जब मैं सुराही में से निकलता था, मैं क्या बोलता था अपने आका को, पहले मैं हंसता। ब्लेड पर डाल दीजिए, ब्लेड जिससे हम शेव करते हैं उस पर डाल दीजिए, आप सो जाएंगे। ब्लेड और गुटका अपना काम करता रहेगा, सुबह गुटके ब्लेड की हालत खराब होगी। अब सवाल ये होता है कि गुटखा छोड़ने के बाद खाएं क्या। गुटखा छोड़ने के बाद सौंफ होती है, उसको तवे पे गरम कर लीजिए, उसको रगड़िए, उसकी दुम निकल जाएगी। उसमें आप मिश्री मिलाइए, चीनी मिलाइए, जो मर्जी मिलाइए, उसको ये समझ के खाइए कि मैं गुटखा खा रहा हूँ।
15 दिन के अंदर अंदर आप कितना भी बड़ा गुटखा खाते हैं, आप गुटखा छोड़ देंगे। ये भी जीवन के अंदर ये भी एक सामाजिक कार्य है। खन्ना जी अभी मौजूद है, जो अभी आई हैं। आप लगभग 25 सीरियल्स में नेगेटिव रोल कर चुकी हैं, जो हमारे बीच में मौजूद है। रीना खन्ना, एक मिनट मुझे खड़े हो जाइए। तो ये बैलेंस बनाने का एक तरीका था। अभी आपको मंच पे बुलाते, धन्यवाद आपका। और अब हमारी और बहुत सारे साथी, मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो हम 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त आएगा तो हम छोटे छोटे फ्लैग जो सड़कों पर पड़े होते हैं फेंक देते हैं। मेरे जैसे लोग फेंक देते हैं उसको ये नहीं समझते कि हमारा देश का सम्मान है, तिरंगा है। ये छोटा है चाहे बड़ा है, उसका सम्मान उठा करके उसको उचित स्थान पर रख दें। पिछली बार हमने YouTube पर वीडियो बनाई थी, मेरी जान तिरंगा है। बहुत अच्छा लोगों ने इसका रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा उसका लोगों ने अच्छा सम्मान किया जी। हमारे बीच में विश्वविख्यात यानी कि इस अवार्ड, अपनी इस धारा को, अपनी मसल्स को चमकाया दिखाया जनाब शिव कुमार जी हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप इसका वर्ड हैं और आज भी उतनी ही तैयारी से फिजिकली फिट हैं और अपने साथ साथ सैकड़ों की तादाद में बच्चों को फिट करते हैं, रखते हैं। आप हैं शिव कुमार जी मिस्टर। हमारे इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित आयोजकगण, यहाँ पर पधारे हुए विभिन्न क्षेत्र की हमारे सम्मानित प्रतिभाएं, मार्गदर्शकगण, नौजवान साथी एवं देवियों, आज एक्सीलेंस अवार्ड के अवसर पर तरह तरह के, हर तरह के क्षेत्र में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो अपने प्रतिभाओं से, अपने कौशल से समाज को एक नई दिशा देते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं, एक नया संदेशा देते हैं, आज वो हमारे बीच में हैं। आज हम सबको, जो आज हमारे देश की हालत है, आज जो हमारे समाज की हालत है, आज जो हमारे परिवार की हालत है, ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का आदर्श क्या था और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज ये चिंता का विषय है और ऐसे अवसर पर हमें सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश ने इंसान के हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने वर्तमान की आहुति दे दी। हमारे आप को भविष्य देने के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उन्होंने सीने पर गोलियां खाई, शहीद हो गए, अपने आप को समर्पित कर दिया हमें आपको भविष्य देने के लिए। उनकी कल्पनाएं क्या थी? उनकी कल्पनाएं यही थी कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ सर उठा करके चल सके और ये गौरव महसूस कर सके कि हम अपने पूर्वजों की कुर्बानी के भारत। बहुत लोगों का सम्मान होना है, समय नहीं है, लेकिन दो शब्द मैं आपके बीच जरूर कहूँगा। अभी कई वक्ताओं ने भ्रूण हत्या, महिलाओं के सम्मान की बात की। आपका कहना बिल्कुल बेमानी है। जब तक मणिपुर की लड़कियों को न्याय नहीं मिल जाता, ऐसे देश में ये घटनाएं तो विदेशों में भी नहीं होती और हमारे इस हिंदुस्तान में हम भारत माता कहते हैं, देवी कहते हैं और फिर भी इनको नंगा घुमाया जाता है। बड़ी शर्मनाक बात है। मैं इस मंच के माध्यम से उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ।
दूसरी बात एक और मैं कहने आया हूं, बड़े ही शर्म की बात है, हमारे देश की राष्ट्रपति है वो महिला है, उसको मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तक की घटनाएं याद नहीं रहती, वहां का गदर याद नहीं रहता। वो कहती है कि मुझे गदर 2 पिक्चर देखनी है। कि जड़ गए बल्ब बुझ गई मोमबत्ती, बुझ गए दीवे तेल गए, चढ़ती उम्र में चुन लिया नशा, छुट गए शौक व सारे खेल गए, बिजने की जगह ले ली कूलर एसी ने, और बदल गए मिजाज मौसम के, लोग भूल गए उड़ना खेसी ने, है रफ्तार पे जमाना हर पल बदलता जावा है, कि है रफ्तार पे जमाना हर पल बदलता जावा है, और भर लिया मन इस जवानी तय बस बचपन याद आवा है, कि भर लिया मन इस जवानी तय बस बचपन याद आवा है। धन्यवाद। को मिलता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। वरना तो संस्था ऐसी है कि अम्बेडकर जयंती मना ली और बुद्ध पूर्णिमा को उन्होंने खीर बांट दी, और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं हैं। कोई भी व्यक्ति काम कुछ नहीं है, गली में कोई जानता हो न जानता हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम कोई नहीं होता। संबंधों, आज मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस संस्था को जो हर साल अवार्ड्स का कार्य करती हैं, तो हमारे लिए समाज में एक जागरूकता का विषय है। ये अच्छा कार्य है और ये करते रहना चाहिए, तभी अच्छा है। आज इस माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत आवश्यक है कि आज हम सभी लोग ऐसी विचारधारा में जी रहे हैं जो काल्पनिक विचारधारा है, सत्य पर आधारित, तर्क पर आधारित हम नहीं जी रहे हैं। विज्ञान, हम सारे व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे बच्चे विज्ञान पढ़ें, विज्ञान से जिए, विज्ञान से सीखें, लेकिन जब सामाजिक स्तर की बात आती है तो हम कल्पना में बह जाते हैं, तर्क में नहीं जाते, विज्ञान की तरफ नहीं जाते, बल्कि कल्पना में बह जाते हैं, जिसका कोई उदाहरण नहीं, जो किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से सच दिखाई नहीं देता, तर्क पर सच नहीं है, विज्ञान के आधार पर सच नहीं है, हम उस तरफ बहे हुए हैं। और आज का माहौल आपको जानते ही हैं, हमें इस माहौल को बदलना होगा, हमें इस माहौल में परिवर्तन करना होगा, और जब तक हम इस माहौल में परिवर्तन करके काल्पनिकवाद की तरफ से वैज्ञानिकवाद की तरफ नहीं चलेंगे, तब तक हमारा संभव विकास नहीं है। और वो विज्ञानवाद क्या है, आप सभी जानते हैं, विज्ञानवाद, तर्कवाद है हमारा तथागत भगवान बुद्ध का दिया हुआ बौद्ध धर्म। धर्म एक ऐसी चीज है, हमारा बौद्ध धर्म ऐसी चीज है, किसी भी कसौटी पर कस के देख लीजिए, तर्क की कसौटी पर कस के देख लीजिए, विज्ञान की कसौटी पर करके देख लीजिए, हर एक कसौटी पर तथागत भगवान बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म अपनी कसौटी पर सत्य निकलता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सब कुछ छोड़कर अशोक विजयदशमी को 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और कम से कम 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। 2 चीजों पे हमें ध्यान रखना है, वो मैं बार बार को नहीं कह रहा हूं, इशारा मेरा आप समझ रहे होंगे सब लोग। एक चीज तो तर्क है, तर्कवाद है, तर्कवाद में विज्ञान है, विज्ञान एक तरफ सत्य की कसौटी पर है, और दूसरी तरफ न तर्क है न सत्य है, हम कह ही नहीं सकते, उसके बारे में क्वेश्चन कर नहीं सकते, हम उसी राह में बहे हुए हैं, उसी राह में हम चल रहे हैं। आगे कब तक चलेंगे? क्या बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमको यही सिखाया है? क्या हमें यही धर्म दिया है, यही सिखाया है कि हम बिना सोचे समझे कोई काम करें? भगवान बुद्ध ने कहा, अत्त दीपो भव, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अर्थात जो चीज आप कह रहे हैं
उसको अपने मानसिक कसौटी पर ये देखो कि भाई ये वास्तव में सच है या गलत है। अगर सच है तो उसको मानो और गलत है तो उसको छोड़ दो। तो मैं अंत में आप सभी को यह आह्वान कर रहा हूं कि आज का जो समय है अंधभक्ति का समय नहीं है। इस तरह से बदलाव वर्तमान में होना चाहिए। हमने कहा कि सबसे पहले इस देश का राष्ट्रपति आदिवासी दलित महिला होना चाहिए। आप मौजूद हैं और ये मेरा स्टेटमेंट आपके मंच पर 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर था और संयोग देखिए कि कुछ ही महीनों के उपरांत इस देश के सर्वोच्च पद पर हमारे बीच में राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, दलित समाज से द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भले ही उनके अधिकार या उनकी अक्षमता सीमित हैं, हम जानते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक पद जिसे वो सुशोभित कर रही हैं अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण पद है, गरिमामयी पद है और हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। अब मैं इस मंच से एक और मांग कर रहा हूँ और वो मांग ये है कि इस देश का भावी प्रधानमंत्री, आगे आने वाला प्रधानमंत्री दलित समाज से, आदिवासी समाज से होना चाहिए, ताकि एक परिवर्तन की जो कार्यरत हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। और सुनील जी जो XD TV के एडिटर हैं, उन्होंने संयोजन किया है। वैसे भी वो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, इसलिए भी उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि वो निरंतर ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। साथियों, जहां तक अभी हमारे नेताजी ने बोला है, वैसे तो देश के अंदर विभिन्न पार्टियां हैं, विभिन्न सोशल क्षेत्र में सोसाइटी एसोसिएशंस हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं, जो मैंने अपना अनुभव है वो ये है कि पिछले 75 सालों में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र में स्थापित हों या राज्य में स्थापित हों, उन्होंने 3 प्रकार का बीजों का जो झुंझुना है वो लोगों को दिया है। जैसे व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय, ये सब लोगों को, नागरिकों को दिया है। इससे भला होने वाला नहीं है। जबकि भारतीय जो संविधान है, जो हमने पार्टी का निर्माण करा है, हमने जो संविधान की उद्देशिका है उसको हमने लिया है और जिसमें एक शब्द आता है नागरिक, और नागरिक का अभिप्राय होता है स्त्री पुरुष किन्नर इक्वल टू नागरिक। इसीलिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने 3 बातों में इसमें समावेश करा है कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित न होकर उससे ऊपर उठकर राष्ट्र के समस्त नागरिकों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये अगर हम देते हैं तो हमारा जो संविधान है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर सकता है। उसी के साथ जो शिक्षा प्रणाली है वो इंटरनेशनल हो, जिसे किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही हमने रखा है कि राष्ट्र के समस्त नागरिकों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समाज क्षेत्र में 49% स्त्री, 49% पुरुष और 2% किन्नर का प्रतिनिधित्व दिया जाए। ऐसी आशा के साथ हमने पार्टी का निर्माण करा है। हमें ये शौक नहीं है कि हम नेता बने, हमें केवल यह है कि जो प्रियम्बल चाहता है देश के अंदर वो सब नागरिकों को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय नागरिक, जय भारत। समय सीमा का ध्यान रखें और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें कि ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पे न चला जाए। मैं इसका पूर्ण रूप से हकदार सुनील जी को देना चाहता हूं कि यह पूर्ण सम्मान आपको है कि आपने हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को दिल्ली की सरजमी पर लाने का काम किया है। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस समय सुनील जी से हमारी वार्ता हो रही थी कि हम इस कार्यक्रम को करेंगे, तमाम विभूतियां हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पर जुड़कर कह रही थी, सुनील जी यह कार्यक्रम बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं दांत देना चाहता हूं सुनील जी को कि बिना डर के, बिना भय के
इन्होंने कार्यक्रम को अंजाम दिया, वह कार्यक्रम आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। साथियों, इसके पूर्ण सहयोगी और जितने भी हमारे यहाँ सभी साथी आए हुए हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि पूर्ण रूप से इसका सम्मान सुनील जी को जाना चाहिए। देश के सांस्कृतिक विभाग में भारत सरकार को उन्हें यह पद देना चाहिए कि ऐसे इसके काबिल हैं। तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। भाई सुनील जी ने जब हमसे संपर्क किया था, उस समय मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय था और आज भी एम्प्लॉय हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। और आपकी जो टीवी बनाई गई थी, जो हमारी मूवी बनाई गई थी, जिससे 10 करोड़ घोटाला का आपने पर्दाफाश किया था, इसके लिए भी तहे दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप सारे साथियों से मैं आग्रह करूंगा, जितने जिस क्षेत्र में आप लोग आए हैं, आप लोग से मेरी एक गुजारिश है कि आप इंडिया और हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल न करें, अपने भाषा में भारत की बात करें। माता हमारी भारत है। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। कि इन छोटे से बच्चों में इलेक्ट्रिक दिल्ली के अंदर बहुत साधारण से दिखने वाले व्यक्ति नरेश चौधरी जी, बहुत साधारण से, लेकिन जब समाज में जाते हैं तो बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा दायित्व है आपका। मैं इस बात के लिए आपका साक्षी हूँ। अभय साहब, आपके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि हम तो शायर हैं साहब और हम तो एंकर हैं, हम तो अपने अंदाज में बोलते हैं। आइए साहब, अबे साहब। चांद को गुरूर है कि मेरे पास नूर है, चांद को गुरूर है कि मेरे पास नूर है, और उपस्थित हम सभी धर्म प्रेमियों को यह गर्व है कि हमारे पास अभय जैसा कोई नूर है, अभय सुनील जैसा कोई नूर है। मैं इस मंच के माध्यम से आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं, और हमारी भाभी श्री जो कि सुनील जी की गृह मंत्री हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। निशाना दूंगा, और ये गर्व की बात है कि हम लोगों के लिए हम इंडियंस हैं, और इसकी वैल्यू हमको जब पता चलती है, जब हम कंट्री के बाहर जाते हैं, और जब इंडियन पासपोर्ट हमारे हाथ में होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए इंडियन होना कितनी बड़ी बात है। भले अपने स्पोर्ट फील्ड के अंदर या प्रोफेशनल फील्ड के अंदर कुछ भी ना करे, बट हाँ, मेरे लिए ये सम्मान बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मेरा पेरेंट लेग एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि रोड एक्सीडेंट हुआ, तो 15 साल की थी, आज लगभग 30 साल के आसपास की। 5 मेजर ऑपरेशन हुए, एक हॉस्पिटल ने डेथ डिक्लेयर घोषित किया, एक हॉस्पिटल ने जान तो बजाई पर पैर नहीं बदल सकते। आई थिंक वो मेरे लिए उस समय अनलकी था, बट उस बीच अपने ऊपर वर्क किया, एक पैर खोया, 5 मेजर ऑपरेशन हुए। फिर देन उसके बाद एक छोटा सा मन में क्वेश्चन आया कि बचपन से स्पोर्ट खेलना, और अब कैसे ये मैं सारे सपने पूरे करूँगा, क्योंकि क्रिकेट में जो उस समय ज़्यादा खेलता था, और क्रिकेट खेलते वक्त ही मैं आ रहा था, तब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था सूरत यूनिवर्सिटी हरियाणा में। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा LOC के रिटायर्ड मेजर थे, मेजर डी P20 के पहले इंडिया के पहले विनर, उन्होंने काफ़ी हिम्मत दी, और उस बीच खुद पे भी विश्वास रखा कि हाँ, अगर वो कर रहे तो मैं क्यों नहीं, आर्मी से हैं। तो मैंने भी वर्क किया, और फिर उसके बाद बैक टू बैक मैराथन दौड़ना चालू किया। आगरा से दिल्ली 225 किलोमीटर 21 दिन में कंप्लीट किया, वो एक मेरा टास्क था। फिर बीच में मन में क्वेश्चन आया कि रनिंग से कुछ नहीं होगा।
आयुर्वेद का नाम सुनते ही एक मन में आती है बात, करीब 5000 साल पुरानी ये एक पद्धति है। तो लगभग सभी को ये बात पता है कि हर घर में किचन से ही आयुर्वेद शुरू है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम खुद ही आयुर्वेद को अपनाते हैं अपने जीवन में। एक तरीके से हम आयुर्वेद को हर दिन सुबह से लेकर रात तक हम आयुर्वेदिक तरीके से कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जुड़े हुए हैं। बस मैं इतना कहूँगी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते कि छोटी मोटी चीज़ों में तो ठीक है, लेकिन कभी कुछ गंभीर समस्या आती है तो कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर खुद से एक्सपेरिमेंट कभी ना करें। देखिए, आयुर्वेद एक पद्धति है, एक शास्त्र है, एक चिकित्सा शास्त्र है। तो ये जो 5.5 साल का कोर्स एक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को करवाया जाता है, कुछ तो डिफरेंट होगा उसमें। तो घर में खुद से एक्सपेरिमेंट्स करने की बजाय आप डॉक्टर्स के पास जाइए और अपना जड़ से इलाज करवाइए। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जहां आपका सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक लगभग हर चीज़ का इलाज है। कहीं समय लगता है और कहीं समय नहीं भी लगता है। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है अद्वैत आयुर्वेदा। आजकल सभी लोग ऑनलाइन हैं, डिजिटल हैं, तो आप मुझे वहाँ ईजीली सर्च कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए कभी भी किसी भी समय आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आप फाउंडर मिशन बहुजन बैंक, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, सोसाइटी के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। टारगेट है कि बाबा साहब ने 1923 में जो अपना थीसिस लिखा था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और हम जिसके बल पर कहते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि हम उस महानुभाव के मैसेज को आज तक नहीं समझ पाए। और इन 100 सालों के गैप में 1923 के बाद और 2023 आ चुका है। उस एक सिस्टम में वो जो 2% लोग जिनकी हम हमेशा तारीफ करते हैं कि उन्होंने एक सत्ता बना के रखी है, 3% लोगों ने बहुमत की सरकार भी बना ली है, लेकिन वजह क्या है? वजह बाबा साहब ने, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन जय भीम को जानते नहीं हैं। और उस वजह से हमारा ये हाल है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ें तो वहाँ शब्दों में उन्हें साफ साफ लिखा है कि एक सीक्वेंस है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर सीक्वेंस को हमने तोड़ दिया तब लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब का अंतिम भाषण था, उन्होंने कहा था कि आज हम 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू होगा, हम दुविधाओं के ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां हम पॉलिटिकल रूप से तो इक्वल हो जाएंगे, एक आदमी एक वोट एक वैल्यू के अधिकार को पाएंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से गैर बराबरी बनी रहेगी। यदि हम लोगों ने बहुत जल्दी इस गैर समानता को खत्म नहीं किया तो वो लोग जो सदियों से इसका फायदा उठाते आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल रूप से मिली हमारी आज़ादी को खत्म कर देंगे। और ये हम साफ साफ देख रहे हैं कि आज 85% समाज के पास कितनी पार्टियां हैं जो पॉलिटिकल रूप से स्ट्रांग हैं। क्यों कहते हैं कि जब भी हमारी पार्टी बनती है, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, और बीएसपी की बात कहते हैं, नेशनल लेवल की पार्टी हमारे देश में बनकर के तैयार हुई, और तैयार होने के बाद वो कैसे खत्म हो गई? वजह क्या है कि हम लोगों ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोशल नेटवर्क हमारा बहुत कमजोर, और उसी के साथ आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत ना होने की वजह से हमारा ये हाल है। अगर हमने आर्थिक रूप से एक बैंक हमने अगर तैयार कर लिया तो यकीन मानिए सभी इंस्टीट्यूशंस हमारे हो सकते हैं, स्कूल हमारे हो सकते हैं, कॉलेज हमारे हो सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि बैंकों में जो जमा पूंजी है वो इस 90% समाज की है, लेकिन उस पर कंट्रोल हमारा ना होने की वजह से वो लोन अडानी अंबानी को दिया जाता है, विजय माल्या को दिया जाता है, और वो लेकर के फरार हो जाते हैं। अगर वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी आप लोगों के हाथ में आ जाए, एक बैंकिंग सिस्टम आपके हाथ में आ जाए, तो वो 90% लोगों का पैसा 10% जाने के पास जाने से रुक जाएगा। और वही 10% के खत्म करने का सबसे आसान तरीका होगा, ना हमें फिजिकली लड़ना है, ना हमने किसी को अब्यूज करना है, ना किसी के साथ हाथापाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत करना है। अपना मेहनत का पैसा अपने पास, अपने संस्थान में
अपने कंट्रोल में रखना है और उसी से अपने इंस्टीट्यूशन खड़े होते हैं, क्योंकि विचार वही बनते हैं जहाँ स्कूल्स हैं। और हम देखते हैं कि हमारे समाज के पूरे भारत में कितने स्कूल हैं, कितने संस्थाएं हैं, हम सब जग जाहिर है, हमें सबको पता है। वक्त है सिर्फ एक बैंक बनते हमारे पास सारे संस्थान आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और अच्छे से कर भी पाते, लेकिन लॉकडाउन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो उसमें थोड़ी सी कमी स्पीड में आई। अब दोबारा से हम लोग जुड़ चुके हैं और जल्दी हमें उम्मीद है कि दोबारा से भारत का पहला बैंक बहुजन बैंक हम तैयार करके आपके सामने होंगे। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत का बहुत है।